मियां शहबाज साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं। मैं अब यहाँ पे वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये तो बहुत ज्यादा उनके करीब हैं, और वो कुछ डिग्गी में बैठने वाली बात और इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी रोल है वो मुल्क के मुफाद में, रियासत के मुफाद में तो होना चाहिए। कौन हुकूमत बनाएगा, किसकी हुकूमत गिरेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है। तो मेरे ख्याल में ये 75 सालों में इस मुल्क में जो लगातार हो रहा है उससे मुल्क का पहले ही ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। अगर आप हमें नाहिल जंग बाजवा ने कराया था पनामा में, और इमरान इस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, और इमरान खान को नायल जन बाजवा ने बचाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। बैरिस्टर इख्तिशाम अमीरुद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया। क्या कमेंट करेंगे इस पर? मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो गैर जानिबदारी है उसके हवाले से तो पहले ही बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मुसलसल नैरेटिव आप सुन रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मामलात को लेकर। इमरान खान साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जी ये दूसरी सियासी टीम का हिस्सा है। या तो गलत है, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। और देखें, बल्दियात की जहां तक बात है तो बड़े अरसे से बात हो रही है कि अगर किसी भी जगह पर आप चाहते हैं कि जमहूरियत पनपे और मजबूत हो तो उसमें ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को फरोग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। या और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये उसी का एक शाखसाना है। तो अगर हम बल्दियाती इंतखाबात में, और ये पहली दफा नहीं हुआ और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई दफा पूरे पाकिस्तान में आप जानते हैं बल्दियाती इंतखाबात जो होने चाहिए थे वो नहीं हो सके हैं, और मुकर्ररा मुद्दत से आगे जाकर भी बहुत अरसा नहीं हो सके हैं। तो जब तक हम लोकल बॉडीज पे लोकल नुमाइंदों को नुमाइंदगी देंगे ही नहीं, और फिर उनको ताकत ही नहीं देंगे और उनको फंड्स ही नहीं देंगे, तो नंबर एक, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पर नहीं पनपेगी। नंबर दो, जो ग्रास रूट लेवल पे अदरवाइज काम होना चाहिए, मिसाल के तौर पे यूनियन काउंसिल के लेवल पे जो एक यूनियन काउंसलर जिस तरह से काम को समझ सकता है कि मेरे इलाके के मोहल्ले के ये जो चार देहात हैं या छोटा सा जो यूनियन काउंसिल है, इसके जो मसाइल हैं, जो फंड है, मैंने कहाँ पे लगाना है, सड़कें बनानी है, गलियां बनानी है, खंबे बनाने हैं, तो वो बेहतर समझ सकते हैं ना। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि वही फंड चला जाता है लेजिस्लेटर के हाथ में, जो एमएनए है या एमपी है। अब लेजिस्लेटर का बुनियादी तौर पे काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के जरिए होती है। लेकिन उनका भी सारा जो इंटरेस्ट और दिलचस्पी है वो ये होती है कि हमें फंड कितना मिलेगा। भी फंड बुनियादी तौर पे लेजिस्लेटर का, एमएनए एमपीए का काम नहीं है, सेनेटर का काम नहीं है। ये तो उस लेवल पे लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं उनको मिलने चाहिए, और फिर एक एहतसाब का कड़ा सिस्टम भी होना चाहिए कि कोई किक बैक कमीशन तो नहीं चल रहे। मैं आपको सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो भी गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में, जो कि स्टेप तो अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद इतना मतलब कि लो क्वालिटी और पो क्वालिटी का काम हुआ किकबैक्स कमीशंस की वजह से, कि एक सीवरेज का पाइप जा रहा है, एक ड्रिंकिंग वाटर का पाइप जा रहा है, और दोनों में लीकेज है, और सीवरेज का पानी पीने के पानी के साथ मिल रहा है और लोग पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। तो मुल्क की बदकिस्मती है, क्या कह सकते हैं, मतलब कि ये पहली दफा तो नहीं हुआ इस मुल्क में। सर, एक जमात सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है इंतखाबात मुलतवी होने पर, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर पाकिस्तान तहरीक हम्म। इंसाफ बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर नहीं ले सकती तो जनरल इलेक्शंस किस तरह से वो ले सकती है और किस तरह से वो मांगेगी? स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को, खासकर इमरान खान साहब को अपनी। स्ट्रेटेजी तो उनकी वही है, और जो आखिरी पत्ता उन्होंने खेला था वो यही था कि मैं असेंबलियां तहलील कर दूंगा। लेकिन उसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि जो पंजाब की असेंबली, जो कि बड़ी असेंबली है, क्योंकि खान साहब खुद कह चुके हैं केपी के छोटी असेंबली है, तो वो तो फिलहाल खटाई में डल गई है, और 11 जनवरी से पहले वो अब तहलील हो नहीं सकती। और उससे पहले परवेज इलाही साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो अमल है वो पूरा करना पड़ेगा। वो हो भी जाएगा, मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बावजूद इसके कि इस तरह की इतलात हमारे पास भी आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं कि जी पीडीएम वाले हमारे मेंबर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और बोरियों के मुंह खोल दिए, और सिंध के कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोगों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, और पहले जो लोग मुनहरिफ हुए थे वो डीसीट भी हुए और नाअहल भी हुए, तो इस वजह से अभी मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए ये करना।
लेकिन उसके बावजूद जो इसके अंदर कानूनी मामलात हैं, टेक्निकलिटीज हैं, उसकी वजह से 11 जनवरी पे बात चली गई है। 11 जनवरी तक कोर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस के मराहिल को तय करने के बाद परवेज इलाही साहब अगर असेंबली को तहलील करना चाहते हैं, जो कि वो दिल से नहीं करना चाहते, या ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमरान खान साहब तो करना चाहते हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब दिल से नहीं करना चाहते हैं। वो तो चाहेंगे कि हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रख के चलती जाए और किसी तरह से मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पे एक्ट करता रहूं। तो अगर तो वो करना चाहते हैं तो वो फिर हाई कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे, क्योंकि उस पर उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है हाई कोर्ट के। लेकिन मुझे लगता यह है कि ये मामला अभी थोड़ा और तूल पकड़ेगा, हम्म, यहाँ तक कि शायद मार्च अप्रैल आ जाए। और राना सनाउल्लाह ने कल मेरे शो में एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बयान दिया वो ये दिया, उन्होंने कहा है कि मार्च अप्रैल तक अगर ये इलेक्शन चले जाते हैं सूबों के, तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला करता है कि वफाक के इलेक्शन कोई 2-1 महीने पहले हो जाने चाहिए, तो ये मुमकिन है कि 2-4 महीने पहले मुकर्ररा मुद्दत से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और अगर होता है तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। तो ये सिचुएशन कुछ बनती हुई मुझे नजर आ रही है, इसकी पॉसिबिलिटी है कैसे हो जाए। सर काफ लीग पर थोड़ी सी बात कर लें, फिर ये राना सांवला साहब ने 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दी हैं। काफ लीग इसी जो वक्त है इसको इस्तेमाल करते हुए सीट एडजस्टमेंट वाले फार्मूले पर अमल कर रही है और सीट्स ज्यादा मांग रही है। आज की खबर ये थी, इतला ये आ रही थी कि 7 शहरों के मुकम्मल हल्के मांगे हैं काफ लीग ने तहरीक इंसाफ से। अब जो मर्जी मांग लें, सोच पे तो कोई पहरा नहीं है। हम्म, सोच पर तो कोई पहरा नहीं है, ख्वाहिशात पर भी कोई पहरा नहीं है। वो गालिब साहब ने कहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो आप परवेज इलाही साहब से पूछे, उन्हें 7 भी लगता होगा कि किसी तरह 60 हो जाए। हम्म, 7 की बजाय वो कहते होंगे 60 हो जाए। लेकिन यह है कि अपना सियासी कद उन्हें देखना चाहिए, अपनी सियासी हैसियत उन्हें देखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास करके इमरान खान साहब बहुत नरम रवैया उनसे रखे हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि वो थोड़ा मसलहत से चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही की उन्हें जरूरत है। अगर असेंबलियों को तहलील भी करना है तो भी उन्हें जरूरत है। अदरवाइज मैं तो पहले भी कई दफा कह चुका हूँ कि कोई पता नहीं लगेगा, परवेज इलाही साहब का पीडीएम की तरफ चले जाए और उनके चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो इस वजह से अगर उन्हें अपने साथ रखना है हम्म, तो एक तो थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। सियासत में जो होता है ना, वो आपके जो आपका कद काठ है, आपकी सियासी हैसियत है, ये जो आपकी इस्तात और कैपेसिटी है, उसके मुताबिक ही आपका मामला सेटल होता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप की जो जो भी पॉलिटिकल आपका साइज है उससे बहुत बढ़ के आप अपनी बातें मनवा लें। तो ये इसमें एक ये पॉसिबिलिटी भी लगती है। अगले दिन हारून रशीद साहब ने मेरे शो में बड़ा जबरदस्त एक स्टेटमेंट दिया था इस हवाले से। उन्होंने कहा कि आप अक्सर बाहर देख रहे होते हैं, कुछ कालीन बेचने वाले होते हैं, वो 10,000 से कीमत शुरू करते हैं, एंड में सौदा 700 रुपए में हो जाता है। तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 7 शहरों वाली सारी बातें मान ले, हम्म। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आए तो फिर इसको रीनिगोशिएट किया जाए, और उनका जो भी साइज है पॉलिटिकली उसके मुताबिक उनको बताया जाए कि जी ये हालात हैं, ये हकायक हैं, ये वाकयात हैं, उसके मुताबिक इन जगहों पे आपकी सीट एडजस्टमेंट बनती है, वो आप ले लें। अदरवाइज तो अगर उनकी बात मान लेती है पीटीआई, तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि देन देयर इज गोइंग टू बी अनदर टेन्योर जिसमें परवेज इलाही साहब जो भी उनका पॉलिटिकल साइज होगा उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को कभी नेपीज का ताना देंगे, कभी कहेंगे जी के मैं सबसे पहले इनके खिलाफ बात करूंगा, फिर मेरी पूरी पार्टी बात करेंगी, अपने आप को समझते क्या हैं, ये औतार हैं, ये एहसान फरामोश हैं, कितनी बातें। तो वो सारी बातें दोबारा सुननी पड़ सकती। और फिर खान साहब जो अब ये कह रहे हैं कि मैं अगर हुकूमत मिलती है तो मैं मुकम्मल इक़्तिदार के साथ हुकूमत लूँगा, मुकम्मल इख्तियारात के साथ, तो उसको भी धचका लग सकता है अगर सीट एडजस्टमेंट होती है इसी फ़ॉर्मूले पर जिस पर काफ लीग चाहती है, क्योंकि खान साहब तो फिर उसी तरह काम तो नहीं कर सकेंगे। डिपेंड करता है कि किस लेवल पे सीट एडजस्टमेंट होती है। अगर तो उनके पॉलिटिकल साइज के मुताबिक होती है फिर तो उसको धचका नहीं लगेगा। हुँ, यानी कि उनको जो सीटें दे दी जाती हैं सीट एडजस्टमेंट की मद में, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी मेजोरिटी सिक्योर कर लेती है पार्लियामेंट में, तो फिर तो धचका नहीं लगेगा, क्योंकि काफली की सीटें फिर इजाफी सीट होंगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे वो सिंपल मेजोरिटी भी नहीं ले पाती और उसको पूरा करने के लिए पीएमएल की या दीगर किसी इत्तेहादी की जरूरत है, तो उस सूरत में इत्तेहादी की जो सिग्निफिकेंस या अहमियत है वो बहुत बढ़ जाती है। फिर उसके नखरे भी आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर मिनिस्ट्रियां भी देनी पड़ती हैं, फिर कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। तो वो सब कुछ अगर होगा तो फिर तो सर्टनली वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे जैसा कि पहले उनके साथ हुआ। अच्छा अब सर इफ यू लाइक टू कमेंट, कल हामिद मीर साहब ने एक एक तकरीब थी या गालिबन प्रोग्राम, तो उसमें कहा है कि
इस्टेब्लिशमेंट चाहती ही नहीं थी कि इमरान खान आए, वो शहबाज शरीफ साहब को लाना चाहते थे 2018 में। शहबाज साहब ने मना किया, साथ ख्वाजा साद रफ़ीक भी वहाँ पर थे, दीगर नून लीग के कायदीन वहाँ पर थे। उन्होंने ये कहा कि हमें ऑफ़र्स की गई कि आप नवाज़ शरीफ साहब के खिलाफ चले जाएँ, आपको गवर्नर बना देंगे, आपको वज़ारत आला दे देंगे। तो हामिद मीर साहब की बात वैसे कितनी सच्ची आपको लगती है? इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, इमरान खान को नहीं लाना चाहती थी? यार मैं आपसे अर्ज करूं कि किसी हद तक हो सकता है उनकी बात में किसी हद तक कोई बात ठीक हो, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की सियासत में जो फर्क है वो मज़ामत और मुफाहमत का फर्क बड़े अरसे से मीडिया पे डिस्कस भी हो रहा था। और मरियम नवाज मियां नवाज की सियासत को लेकर आगे चल रही थी मुज़ामत की, और मियां शहबाज जो है वो मुफाहमत की बात करते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट और वो जो इमरान खान साहब एक दो टर्म्स इस्तलाहात मियां शहबाज साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं, मैं अब यहाँ पे वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये तो बहुत ज्यादा उनके करीब हैं और वो कुछ डिग्गी में बैठने वाली बात और इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो एन मुमकिन है कि शायद इस तरह की कोई आइडिया डिस्कस हो रहा हो उस टाइम पर, लेकिन मेरा कंसर्न एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये है नहीं। मतलब कि अब हामिद मीर के स्टैचर का बंदा यहाँ पर, मतलब कि जो पुराना सहाफी है और मतलब कि काफी देर से इस फील्ड में है, वो ये बातें तो कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं हकायक के तौर पे, अगर आप उसको बयान करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं या और फिर उसके मुताबिक आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से इतराज इस चीज पर है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो भी रोल है वो मुल्क के मुफाद में, रियासत के मुफाद में तो होना चाहिए, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी है, दीगर अहम मामलात हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, आपको उसको ऑन बोर्ड लेकर चलना चाहिए, इस पर तो मैं दूसरी राय नहीं रखता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिक्स कि कौन हुकूमत बनाएगा, किसकी हुकूमत गिरेगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको लाना है, किसको निकालना है, किसको बनाना है, किसको बिगाड़ना है, तो मेरे ख्याल में ये 75 सालों में इस मुल्क में जो लगातार हो रहा है उससे मुल्क का पहले ही ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इस मुल्क में। वो एक्सपेरिमेंट्स चलो 2018 में अगर वो लाना भी चाहते थे मियां शहबाज साहब को, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो अभी वो तजर्बा पूरा हो गया 2022 में तहरीक अदम एतमाद के बाद। अब शहबाज साहब आ गए हैं तो उन्होंने क्या कर लिया मुल्क का, आप मुझे बताएं ना। वो मुल्क की जो असल जो इश्यूज है, मेरे और आपके जो इश्यूज हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो गई है, इकोनॉमी को बहाल करने में फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने में फेल हुई है, मुतशद्दिद वाकयात सहाफियों के साथ जो हुए हैं उनको प्रोटेक्शन देने में, तहफ़्फ़ुज़ देने में फेल हुई है। बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा है उसको बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, बल्कि उसमें भी रिवर्स गेयर लगा है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो आ रही थी उसमें कमी वाकया हुई है, हमारी इंडस्ट्री बैठ गई है, प्रोडक्शन बैठ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर दीगर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूँ कि एक इनहतात है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है, लोगों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, बंद फैक्ट्रियों के बिल जो है वो लाखों रुपए बिजली के आ रहे हैं, टेररिज्म तो सर, लोग परेशान है। जी, टेररिज्म वापस हो चुकी है, इस्लामाबाद तक में धमाका हो चुका है। मैं आपसे ये अर्ज करूँ, ये बहुत अलार्मिंग है, ये बहुत अलार्मिंग है। अब हमारी जो फौज है और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका असल काम तो ये है जो कि जिसके ऊपर मेन फोकस होना चाहिए। तो प्रॉब्लम मेरा, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जब इस्टेब्लिशमेंट को इस तरह के मामलात और इस लेवल पे हामिद मीर एक हुँ, सीनियर नाम है ना, वो या डिस्कस कर रहे हैं और ये वो फलाना टमकाना, ये वो, आप पता नहीं उसमें वो क्या कहना चाहते थे, या शहबाज शरीफ को बड़ा बना के लाना चाहते थे या इमरान खान को छोटा दिखाना चाहते थे, वो उनके कह देने से होना भी नहीं है वैसे। लेकिन बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो फोकस अगर डिस्टॉर्ट होगा तो उसमें नुकसान सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, उसमें नुकसान रियासत का है, मुल्क का है, अवाम का है, 20-22 करोड़ लोगों का है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का काम तो नहीं है ना ये डिसाइड करना कि किसको कैसे हमने लेकर आना है। इस्टेब्लिशमेंट का जो काम है उनका वो काम है, और उसकी वजह से उनकी इज्जत भी है और उसकी वजह से लोग उनको पसंद भी करते हैं, वो मुल्क का दिफा करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। और दीगर मामलात मैं समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को भी ये बात समझनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी भी अपनी एक एक्सपर्टीज है ना, इतना बड़ा इदारा है, उसको आप फंड करते हैं, उसको आपने खड़ा किया है, न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, वहां पे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। तो मुल्क हमारा जो है आज से 20 साल बाद किधर होना चाहिए, 50 साल बाद,
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीगर मामला के पॉइंट ऑफ व्यू से किधर होना चाहिए, उसमें उनका पूरा पूरा आपको वो जो क्या कहते हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको वेलकम करना चाहिए कि आप हमें बताएं आप क्या कहते हैं। लेकिन ये जो सियासी जोड़ तोड़ और ये जितने भी मामला हैं, इसमें जब उनकी बराह रास्त मुदाखलत होती है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल बाजवा की आखिरी तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ये पॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया, अब ये एक अलहदा बहस है कि वो हुए कि नहीं हुए, उस पे हर किसी के तहफुजात हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमने, वो बड़ा कैटेगोरिक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा जी फरवरी 2021 के बाद हमने फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल है। क्यों? क्योंकि फौज की सियासत में मुदाखलत की वजह से फौज पर तनकीद होती है और वो मुदाखलत गैर आईनी। अब एस्टेब्लिशमेंट खुद ये कह रही है, अब इसको अमली जामा पहना दें तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि वो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी मेरे ख्याल में डस्ट सेटल डाउन होगा, चीजें बेहतर होंगी, क्लैरिटी आएगी, जिसका जो काम है वो करेगा, और उस जगह पे जब वो परफॉर्म करेगा फुल फोकस के साथ, तो वो बेहतर काम करेगा अपना सारे का साथ। सर लास्ट क्वेश्चन, तहरीक इंसाफ वाले भी ये कहते थे कि कमान की तब्दीली हुई है तो हम 1 से 1.5 महीना देखेंगे कि बदलाव आया है या नहीं आया। उसके बाद कमान की तब्दीली के बाद के वाक़यात आपके सामने हैं। ऐसे में राना सल्लल्लाहु साहब की एक स्टेटमेंट सामने आती है, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, वो कहते हैं कि कौम और इदारों में इत्तेफाक है कि इमरान खान को साइड पर करना है। इस स्टेटमेंट को आप इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं? पता नहीं, मैंने तो ये स्टेटमेंट नहीं सुना वैसे कि उन्होंने कहा है कि ऑन कौम और रिकॉर्ड कहा इदारों। है राना सल्लल्लाहु साहब ने। जी। ऑन रिकॉर्ड कहा है राना साहब ने। मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह ने बड़ी फजूल बात की है, क्योंकि राना सनाउल्लाह किसी भी इदारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सिवाय अपने इदारे के, वो वफाकी वजीर दाखिला है। ठीक है, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के बिहाफ पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बिहाफ पे जो मर्जी कहें, मेरे ख्याल में वो पूरी पीडीएम के बिहाफ पे भी शायद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले अपना एक मौक़िफ़ अलहदा से बहुत सारी बातों में रखते हैं। तो किसी भी इदारे को रिप्रेजेंट करना मुनासिब उनके लिए था ही नहीं। अगर इदारे की तरफ से कोई आनी है बात या स्टेटमेंट आना है, तो DGISPR जो नए आए हैं, तैनात हुए हैं, मेरे ख्याल में वो स्टेटमेंट देंगे तो फिर हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह के कहने से तो ये बात नहीं हम मान सकते ना कि इदारे ने ये फैसला कर लिया। ये राना सनाउल्लाह के कहने से तो नहीं मानी जा सकती बात। और ऐसे में मलिक अहमद खान साहब ने एक जगह ये कहा है कि इमरान खान को नाअहल होने से जनरल बाजवा ने बचाया है, रिटायर्ड हो चुके हैं। पता नहीं, मैं अब ये मलिक अहमद साहब का अपना विजडम है कि वो कहते हैं कि नायल होने से जनरल बाजवा ने बचाया है। यार अजीब लोग हैं वैसे सियासतदान में, ये समझ से बाहर है। अजीब ही बातें हैं इनकी, मतलब कि अगर आप हमें नाअहल जनरल बाजवा ने कराया था पनामा में, और इमरान इस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, और इमरान खान को नाअहल होने से जनरल बाजवा ने बचाया। अच्छा चलो, अब अगर पहले आप ये कहते थे कि सियासत में मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की होनी नहीं चाहिए, हाँ। अब आपको तकलीफ हो रही है कि मुदाखलत हुई है और उनको बचाया गया है, या तो तकलीफ इस बात पे हो ना कि मुदाखलत हुई क्यों है, या फिर तो ठीक है, लेकिन इनके अपने स्टांस तो बदलते रहते हैं, मौक़िफ़ इनके बदलते रहते हैं, कभी पल में इधर पल में उधर ये चले जाते हैं। डिपेंड ये करता है कि एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन इनको जाती तौर पे या सियासी तौर पे सूट करती है नहीं करती। या जिसको जब सूट कर रही होती है वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त उनकी हीरो बन जाती है, और जिसको नहीं सूट कर रही होती है वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त उनकी विलन बन जाती है। तो जब तक सियासतदान हमारे मेच्योर नहीं होंगे ना जी, और वो असूली बुनियादों पे अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक यही कुछ होगा जो कुछ हो रहा है, और शायद ये डिजर्व भी करते हैं फिर ये कुछ होना। क्योंकि आपने सिर्फ अगर अपने फायदे के लिए एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना है, और जब आपको लगे कि अब मेरा नुकसान हो रहा है, फिर आपको असूल याद आ जाए। असूलों को उन्हीं को माना जाता है जिन असूलों पर आप खड़े रहते हैं, चाहे वो आपको सूट कर रहे हैं चाहे वो आपको नहीं सूट कर रहे हैं उस टाइम पे। तो जब वो अपने असूल और रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद फिर चीजें बेहतर होंगी, क्लियर होंगी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर, थैंक यू सो मच।